Good morning, friends, and welcome to A.K. Gupta Bankers Training Institute, pioneers in providing training for bank promotions and GIB CIB examinations. Well, my friends, in this session, we shall discuss certain important questions, super odd questions relating to legal and regulatory aspects of the banking, which is a paper in the GIB examination to be held in November 2022. Before we start, let me remind you once again, this is the last attempt for the old syllabus. From May 2023, revised syllabus will come, and that will be far more difficult paper. So put in all your energies to pass the examination in this attempt itself. One. Secondly, let me just introduce myself. My name is A.K. Gupta. Almost 28 years service as a banker, out of which 12 years as a faculty member, holding position of the in charge for 5 years in the training college, MCOM, LLB, CIB, Diploma in Personal Management IR, Diploma in Marketing Management, and Diploma in Training and Development. Have been an educator for last almost 45 years. Taught at various levels. Even MBA students at leading management institutions, including students of Masters of Finance in Delhi University. Move ahead, my friends. Let's move to the topic. सवाल क्या है? सक्सेस कैसे आती है? सक्सेस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस किया जा रहा है और समझा जाए उनको अच्छे तरीके से। तो हम आपके लिए वही सवाल लेके आए हैं जो बड़े हिट सवाल हैं, जिनके आने के रिपीटेडली चांस है और जिनको हम एक सवाल से कई सवाल एक्सप्लेन कर सके। आइएगा मेरे साहब। जस्ट 1 मिनट प्लीज। आइए, ये एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है 10 सितंबर 2022 से। जीआईबी की लाइव ऑनलाइन क्लास है, रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव क्लास होगी। यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चंस आल्सो। अगर आपको उसमें कहीं इंटरेस्ट हो तो आप हमारे पास नीचे दिए गए नंबरों पे फोन कर सकते हैं और इस क्लास के रिकॉर्डिंग हम अपलोड कर देते हैं और ये रिकॉर्डिंग आपको 20 नवंबर 2022 तक अवेलेबल रहेंगी। आइएगा मेरे दोस्तों। जस्ट ए मिनट माय फ्रेंड्स, जस्ट वन मिनट, वेट फॉर ए मिनट प्लीज। Well, my friends, first question is legal and regulatory aspects of the banking का सवाल है। पेपर नंबर 3 है। State which of the following statements are true. 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको चुनना है कौन सी इसमें से ठीक है। पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे और फिर ऑप्शन देखेंगे। एग्जामिनेशन में टफ करने के लिए इसी प्रकार से सवाल करेगा, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3, like that. A public sector bank is a body corporate created under a special statute. Public sector bank is a body corporate created under a special statute.
ये बात तो बिल्कुल ठीक है मेरे साथियों। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव बीन क्रिएटेड बाय एन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। आपको याद होगा बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970 है इसका। दूसरी बात, बैंकिंग कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ना, बैंकिंग कंपनी से यहां पे मतलब है प्राइवेट सेक्टर बैंक से है। आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस है, आईडीएफसी है, ये सब बैंक है। ये जो लिमिटेड कंपनी कहां रजिस्टर होते हैं? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो बैंकों को रेगुलेट करने का एक्ट, रजिस्ट्रेशन वाला एक्ट नहीं है। रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा कंपनीज एक्ट में ही। तो ये बैंकिंग कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, ना कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। कोऑपरेटिव बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट और स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर तो कोऑपरेटिव बैंक के ऑफिस एक स्टेट से ज्यादा में है तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर किया जाएगा। और अगर एक ही स्टेट में काम करना है उसने तो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में काम किया जाएगा। तो इसलिए तीसरी बात भी ठीक है। पहली बात भी ठीक है, तीसरी बात भी ठीक है। सब्सिडीज ऑफ स्टेट बैंक और कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, नो नो नो। जो सब्सिडरी थी स्टेट बैंक की, लाइक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, इंदौर एटसेट्रा, साथ सब्सिडरी हुआ करती थी। These were created by an act of the parliament. If I correctly remember, it was way back in 1959. State Bank of India was created in 1955. Subsidiaries were created, broadly speaking, in 1959 by an act of the parliament. तो चौथी बात भी गलत है, सेकंड भी गलत है, फोर्थ भी गलत है, पहली ठीक है, तीसरी ठीक है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका, ये देखिए ये वाला बी हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे, आजकल तो मुंबई कहते हैं लेकिन वो जुबान पुराना चढ़ा रहता है तो बी फॉर बॉम्बे कह दिया, नहीं तो मुंबई है अब तो 1 and 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। मूव नेक्स्ट माय फ्रेंड्स। अब देख रहे हैं एक क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। हमने एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। पहले में पूछा गया था ट्रू, अब पूछ रहा फॉल्स क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शन टू रिजर्व बैंक। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को कोई डायरेक्शन दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। इसका प्रावधान है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। दूसरी बात, all kinds of the business of the banks are regulated only by RBI। भाई ये बात तो ठीक नहीं। बैंकिंग का बिजनेस तो आरबीआई रेगुलेट करता है, लेकिन और कई काम जो है कुछ और लोग रेगुलेट करते हैं। बैंक इंश्योरेंस का काम करे तो IRDAI रेगुलेट करेगा। बैंक डिपॉजिटरी का काम करे तो सेबी रेगुलेट करेगा। पेंशन से कनेक्टेड काम होगा तो PFRDA रेगुलेट करेगा। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सारे काम रेगुलेट करती है बैंकों के। तो ऑल काइंड्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द बैंक्स आर रेगुलेटेड ओनली बाय RBI। इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो सेकंड गलत है। अपना आंसर ध्यान रखना कि भाई कहां पे मेरा हिसाब बैठेगा। पहला ठीक है, दूसरा गलत है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ द बैंक्स ना। रेगुलेट तो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट लेकिन प्राइमरी रेगुलेटर नहीं है। प्राइमरी रेगुलेटर आरबीआई है। प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ द बैंक्स इज आरबीआई। Therefore, this statement is also incorrect, false है।
तो सेकंड भी फॉल्स है, थर्ड भी फॉल्स है। फोर्थ देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो कंट्रोल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। गलत बात। कोऑपरेटिव बैंक से स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है और आरबीआई का भी कंट्रोल है। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो कंट्रोल ओवर कोऑपरेटिव बैंक्स। ये बात मेरे साथियों ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। तो सिर्फ इनमें पहली बात ठीक है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ गलत है। और अब आंसर देख लेते हैं, ए, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी डी आंसर इसका बनेगा। ऊपर लिख देता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो हो जाता सिर्फ पहली ऑप्शन ठीक होती। अब तो पूछ रहा क्या गलत है, तो ये तीनों गलत है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ गलत है, इसलिए आंसर होगा डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे मेरे साथियों, आइएगा मेरे साथ। ये तो मैंने हिंट अप, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सही छांटनी है। A temporary branch for less than 30 days in a town where bank has an existing branch does not require permission from RBI. बैंकों को ब्रांच खोलने से पहले बीआर एक्ट के सेक्शन 23 में आरबीआई से परमिशन लेनी होती है। आजकल आरबीआई ने जनरल परमिशन दी हुई है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। हर ब्रांच के लिए नहीं जाना होता। But way back when I joined the bank in 1972, at that time, this was a requirement. हम ब्रांच की लिस्ट दिया करते थे, यहाँ हम ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो आरबीआई हमको लाइसेंस दिया करता था। अब इसमें एक सवाल उठा कि मान लीजिएगा मैं यूपी का एक शहर ले लूं, मेरठ ले लूं, और मेरठ में एक मेला लग गया और मैं चाहता हूं कि मेला चलेगा 15 दिन तक, तो मैं लोगों को वही बैंकिंग की सुविधाएं दे, तो क्या मैं टेम्परेरी ब्रांच खोल सकता हूं? क्या मुझे इसके लिए आरबीआई की इजाजत चाहिएगी? आंसर है ना। 30 दिन तक आप ब्रांच वहां खोल सकते हैं, लेकिन पहले मेरठ में आपकी ब्रांच होनी चाहिए, तो वहां पे आप जो है टेम्परेरी ब्रांच खोल सकते हैं किसी एग्जीबिशन के लिए, फेयर के लिए, उस शहर में एक छोटी ब्रांच और खोल सकते हैं। तो पहली बात ठीक है। दूसरी, a company whose banking license is rejected can undertake business as a money lender or undertake other business. बैंक किसी ने बैंक के लिए अप्लाई किया, रिजर्व बैंक को, मैं बैंक खोलना चाहता हूं, और रिजर्व बैंक ने मना कर दिया कि आप नहीं खोल सकते, आप बैंक नहीं खोल सकते, तो क्या मैं दूसरा काम कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, लेंडिंग का या कोई और काम कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। भाई कर सकते हो, बैंक नहीं चला सकते बस। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। A company whose banking license is rejected can undertake business as a money lender or undertake other business. ये लाइन ठीक है। तीसरी लाइन, the decision of the Reserve Bank to revoke license is final and no appeal lies from it. एक रिजर्व बैंक ने पाया कि एक बैंक काम ठीक नहीं कर रहा और उन्होंने उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। You will not accept any deposits anymore. तो कोई कहीं रास्ता है, कहीं अपील कर सकता है वो या नहीं कर सकता? रेगुलेटर का डिसीजन फाइनल है, क्योंकि बेसिक जिम्मेवारी तो रिजर्व बैंक की है देखना कि डिपॉजिटर का पैसा सेफ है। तो इसमें रूल रखा गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में प्रावधान है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपील की जा सकती है। तो इसलिए लाइन गलत है। डिसीजन ऑफ आरबीआई टू रिवोक लाइसेंस इज फाइनल एंड नो अपील लाइज फ्रॉम इट। ये ठीक नहीं है। चौथी ऑप्शन, banking companies are permitted to give brokerage up to 2.5% of the paid up value of the shares.
ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ये प्रावधान है, कितना दे सकते हैं? 2.5%। जितनी शेयर की पेड अप वैल्यू है उसका 2.5% तक आप ब्रोकरेज दे सकते हैं। तो चौथी भी लाइन ठीक है। देखिए मैं आपको याद दिला दूं, ये चारों लाइनें 4 सवाल है। एग्जामिनेशन में चौथे सवाल की फॉर एग्जांपल लिख देगा, बैंकिंग कंपनीज आर परमिटेड टू गिव ब्रोकरेज अप टू, और स्पेस दे देगा 1%, 1.5%, 2%, 2.5% ऑफ द पेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो आपको 2.5% चाटना होगा। यहां हमने इसको स्टेटमेंट फॉल्स ट्रू करा के 4 सवाल इकट्ठे कर दिए। तो आपका पहला ठीक था, दूसरा ठीक था, और फिर चौथा ठीक। अब ये देखिए कौन सा जवाब बनेगा इसमें से। फर्स्ट, 2 एंड 4 ये सी पे बन रहा भाई, सी पे बन रहा मेरे दोस्तों। तो तीसरे का आंसर सी होगा, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। नेक्स्ट बुक है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। अब फॉल्स पूछा जा रहा है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ ऑफिस दैट मे बी हेल्ड कंटिन्यूअसली, maximum period of office that may be held continuously by an ordinary director in a banking company is 8 years। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है दोस्तों। कंपनी का एक ऑर्डिनरी डायरेक्टर मैक्सिमम 8 साल का कंटिन्यूअस पीरियड रख सकता है, लेकिन ये शर्त चेयरमैन पर लागू नहीं होती, उसका पीरियड 8 साल से ज्यादा हो सकता है। दूसरी बात, तो पहली वाली बात ठीक है, 8 साल तक रख सकता है। Decisions of the board of directors during the period when the board's constitution is defective shall be void। क्या बात ठीक है? बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन डिफेक्टिव था और उस दौरान में कुछ फैसले बोर्ड ने किए, क्या वो वाइड माने जाएंगे या सही माने जाएंगे? आपकी लाइन कह रही है कि वो वाइड माने जाएंगे, ये लाइन ठीक नहीं है। वो वाइड नहीं माने जाएंगे, वैलिड माने जाएंगे, वैलिड माने जाएंगे। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। थर्ड, द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन ऑफ ए बैंकिंग कंपनी में बी ऑन ए पार्ट टाइम बेसिस। बिल्कुल सही है, चेयरमैन पार्ट टाइम भी हो सकता है, चेयरमैन फुल टाइम भी हो सकता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में इस बात का प्रावधान है, चेयरमैन कैन बी पार्ट टाइम और फुल टाइम। और चौथी बात, आपको पता आजकल मुझे लगता है पब्लिक सेक्टर बैंकों में भी जो चेयरमैन लगते हैं, एक तो होता है एमडी जो कि हर रोज ऑफिस में आते हैं, मतलब सपोजिटली, और चेयरमैन का हर रोज बैंक के दफ्तर में आके बैठना जरूरी नहीं है। फोर्थली, द चेयरमैन ऑफ ए बैंकिंग कंपनी कैन होल्ड ऑफिस ओनली फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 8 years। गलत बात, मैंने पहले ही कह दिया था। चेयरमैन का ऑफिस 8 साल से ज्यादा के लिए हो सकता है, ऑडिट डायरेक्टर का 8 साल के लिए होगा, लेकिन चेयरमैन का 8 साल से ज्यादा के लिए हो सकता है। तो मेरे साथियों, पहली स्टेटमेंट ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। तो गलत कौन सी बची? गलत बची इसमें ना, सेकंड तो गलत है ना कि वाइड नहीं होंगे, वैलिड होंगे। सेकंड स्टेटमेंट गलत है और फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, ये रहा डी। करेक्ट आंसर होगा डी। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी। थोड़ी स्पीड रखनी पड़ती है दोस्तों, ध्यान देंगे, क्योंकि पेपर में भी आपको स्पीड रखनी पड़ेगी, पेपर में भी आपको स्पीड रखनी है। इससे पहले कि मैं 5वें क्वेश्चन पर चलूं, बड़ा हिट सवाल है 5वां भी। थोड़ा सा साथी कहती हैं कि हम फोन नंबर नोट करना चाहते हैं, तो फोन नंबर आप चाहे तो नोट कर लें। अगर हमारे ऑफिस को किसी कारण से आप फोन करना चाहें तो 8700526959। दूसरा नंबर है 99
53587375 और ये मेरा पर्सनल नंबर है। बैंकिंग रिलेटेड कोई इश्यू कभी हो, आप कोई बात करना चाहे तो कर सकते हैं। 9350476949 ये मेरा पर्सनल नंबर है। नेक्स्ट वो करिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे मेरे साथियों। Which of the following statements are true? यहां पे ट्रू छांटना है। Reserve Bank can issue directions on loans and advances under section 21 of the BR Act. बिल्कुल ठीक है। दो सेक्शन है जहां पे रिजर्व बैंक बैंकों को डायरेक्शन दे सकता है, सेक्शन 21 एंड सेक्शन 35A। 35A में जनरल डायरेक्शंस होती है, जैसे केवाईसी है, क्लीन नोट पॉलिसी है, ड्राफ्ट का वैलिडिटी पीरियड 3 महीने किया था, ये सब सेक्शन 35A की है। और लोन से संबंधित सेक्शन 21 में है, तो लाइन ठीक है। दूसरा, रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट टू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इज नोन एज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। बिल्कुल ठीक बात है। आजकल आपको ये नोटिस में नहीं आता होगा, when I recall my old days in the bank in the 70s, हर चीज की शॉर्टेज हुआ करती थी, खाद्यान्न की, एडिबल ऑयल्स की, पल्सेस की, ग्रेन्स की, कॉटन की, शुगर की। तो रिजर्व बैंक बैंकों को ये नियम बना के देता था कि आप इससे ज्यादा एडवांस नहीं करेंगे पर बोरुआ, आप मिनिमम इतना मार्जिन रखेंगे, आप मिनिमम इतना इंटरेस्ट रेट रखेंगे। उस सारे को हम कहते थे सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट टू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इज नोन एज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। करेक्ट स्टेटमेंट। तीसरी बात, banks are free to lend to their directors. No, my dear, no, this statement is not correct. Section 20 of the Banking Regulation Act साफ कहता है, बैंक अपने डायरेक्टर को लोन नहीं देंगे सिवाय उसके जिसकी रिजर्व बैंक ने इजाजत दी। Banks will not give loan to their directors, own directors, except where permitted by RBI. तो बैंक डायरेक्टर्स को लोन देने के लिए फ्री नहीं है। लोन दे सकते हैं बैंक, लोन अगेंस्ट बैंक्स ऑन डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सेट्रा। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली दो स्टेटमेंट ठीक थी। चौथी स्टेटमेंट देखते हैं, बैंक्स हैव टू फाइल ए रिटर्न टू आरबीआई रिगार्डिंग अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स अंडर सेक्शन 26 ऑफ द बीआर एक्ट। अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या है? जिसमें 10 साल से ऑपरेशन नहीं है। स्टेटमेंट ठीक है। ऐसे खातों की जिनमें पिछले 10 साल से ऑपरेशन नहीं है, उनके साल में एक रिटर्न भेजी जाती है एज ऑन 31 दिसंबर, एंड दैट रिटर्न इज सेंट अंडर सेक्शन 26 ऑफ द बीआर एक्ट। और ये अगले महीने तक भेजनी होती है, 1 महीने के भीतर भेजनी होती है। देखिए कितनी सारी बातें मैंने बता दी आपको। सेक्शन 26 याद रखिए, एनुअल रिटर्न है। तीसरी बात एज ऑन 31 दिसंबर है। चौथी बात 1 महीने में भेजनी है। पांचवी बात किन की भेजनी है? जिन खातों में 10 साल के ऑपरेशन नहीं है, 10 साल से ऑपरेशन नहीं है। 5 बातें एक क्वेश्चन के अंदर आपको बता दी गई। 5 सवाल बन सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वो करिए। और अब मेरे साथियों, एक लास्ट आपको सूचना है कि नवंबर 2022 का पेपर पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करिए, और अगर हमारी मदद की जरूरत है तो 10 सितंबर 2022 से हम प्रोग्राम करेंगे। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सवाल पूछने हो तो मैंने ऑलरेडी आपको फोन नंबर दिया है। प्रोग्राम के बारे में जानकारी करनी हो तो पहले 2 नंबर पे फोन करिए। ठीक, ऑल द बेस्ट माय डियर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आवर क्लास।
Thanks a lot. Thank you very much.